नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा। एक ऐसा कार्यक्रम जहां मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब देता हूं, शांति करता हूं जिज्ञासाओं की जो निरंतर आपके मन में उत्पन्न हो रहे हो। तो चलिए बिना विलंब किए ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली जिज्ञासा है अमित दास की। इन्होंने पूछा है, तुला लग्न की कुंडली में सप्तम भाव के मालिक मंगल केतु के साथ भाग्य भाव में बैठे हैं और सप्तम भाव पे राहु की पंचम दृष्टि पड़ रही है और भाग्य भाव में राहु की सप्तम दृष्टि पड़ रही है। क्या वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहेगा? गुरु शुक्र की युति 12वें भाव में है। देखा जाए तो सप्तम पति जाकर के कुंडली के 9वें भाव में है। यह कह रहा है कि विवाहोपरांत ही आपका भाग्योदय है, विवाह के उपरांत ही भाग्योदय है। एक दूसरा, अब सप्तम और सप्तमेश दोनों पर राहु की दृष्टि का पड़ना, सप्तम कारक शुक्र का जाकर के कुंडली के 12वें में होना वैसे खराब नहीं माना गया है। अब अगर सप्तम कारक पर भी किसी पापग्रह की यानी शुक्र पर भी किसी पापग्रह की दृष्टि जैसे शनि इत्यादि की दृष्टि पड़ रही, तब तो थोड़ा विचार ज्यादा करना पड़ेगा। अन्यथा सप्तम और सप्तमेश पर राहु की दृष्टि से यह वैवाहिक जीवन में कलह और मतभेद की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। अर्थात जब आपको विवाह करना हो तो इस बात को भली भांति समझ लीजिए कि कुंडली मिलाकर के ही विवाह करना है। कुंडली मिलाकर के विवाह कीजिएगा तो दाम्पत्य जीवन में कोई ऐसी विशेष परेशानी नहीं आएगी, वरन विवाह के उपरांत ही आपका भाग्योदय होगा। नेहा विष्णुई, इन्होंने पूछा है कि कुंभ लग्न की कुंडली में शनि लग्न में, चंद्रमा 5वें भाव में, केतु धन भाव में, लाभ भाव में शुक्र बुध मंगल गुरु के साथ अष्टम में राहु, काल सर्प दोष और केमद्रुम दोष बनेगा क्या? कुंभ लग्न की कुंडली में लग्न में शनि, चंद्रमा 5वें भाव में, केतु धन भाव में, लाभ भाव में शुक्र बुध मंगल केतु गुरु, साथ में अष्टम में राहु। जी नहीं, आपकी कुंडली में तो चंद्रमा इस परिधि से बाहर है। तो चंद्रमा जब इस परिधि से बाहर है तो केमद्रुम योग तो बन ही नहीं सकता है। तो बिल्कुल ये कालसर्प योग नहीं है। अब बारी आती है केमद्रुम योग की, क्योंकि चंद्रमा अकेले हैं। तो आपने जैसा कि बताया है कि लाभ भाव में शुक्र बुध गुरु भी साथ में बैठे हैं। तो ज्योतिष का एक रूल कहता है कि यदि सभी शुभ ग्रह चंद्रमा पर दृष्टि डाल दें तो केमद्रुम योग भी भंग हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, एक साधारण सूत्र लोग आमतौर पर लोग कहते हैं आंशिक काल सर्प योग, जिसमें कोई भी ग्रह राहु और केतु की परिधि से बाहर हो तो उसको लोग आंशिक काल सर्प कहते हैं, जो कि ऐसा है ही नहीं। आंशिक काल सर्प जैसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो ग्रह जो कि परिधि से बाहर होता है वो और ज्यादा प्रभावशाली बन जाता है और अच्छा रिजल्ट करने लगता है। तो यहां चंद्रमा बाहर है तो काल सर्प वाली तो बात ही समाप्त हो गई। केमद्रुम का एक कहीं ना कहीं प्रभाव है जो कि मानसिक अशांति और परेशानी की स्थिति उत्पन्न करेगा, क्योंकि कारण आपने जो मुझे बताया है, वैसे तो देखा जाए तो आपने कहा है कि सप्तम पंचम भावस्थ जो आपके चंद्रमा है उन पर शुक्र बुध मंगल गुरु ये सभी ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं। तो एक मानसिक अशांति, क्योंकि मंगल चंद्रमा भी आमने सामने हो रहे हैं, हो सकता है। बाकी इसमें कोई दुर्योग की स्थिति नहीं और कहीं से कोई परेशानी की स्थिति नहीं है। फिर भी अगर मानसिक अशांति रहती हो तो शिव जी की आराधना करिए, है कोई दुर्योग नहीं। विजय कोडवारा या कोदवारा, इन्होंने पूछा है सप्तम में नीच का शनि, लग्न में सूर्य बुध शुक्र और लाभ स्थान से राहु की दृष्टि शनि पर, विवाह कैसा रहेगा? क्या शादी करनी चाहिए या नहीं? सप्तम में नीच का शनि, इसका मतलब है कि लग्न में सूर्य नीच के हो गए और साथ ही साथ आपने कहा बुध और शुक्र और लाभ स्थान से राहु की दृष्टि शनि पर। ठीक है, तो शुक्र और बुध यानी शुक्र लग्न में बैठे हैं तो स्वगृही शुक्र के होने से सूर्य का नीचत्व तो भंग हो जाएगा। ठीक, और लाभ स्थान से राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। देखिए आपकी कुंडली में जो आपने तर्क रखा है इसके हिसाब से देखा जाए तो शुक्र लग्न में है जो दाम्पत्य के कारक हैं, और वो दाम्पत्य के कारक सूर्य के साथ बैठे हुए हैं शनि की दृष्टि से दृष्ट नहीं। देखिए मैं इस प्रश्न पर चर्चा नहीं कर रहा हूं कि विवाह करना चाहिए कि नहीं, आप विवाह बिल्कुल करिए, लेकिन हाँ सप्तमस्त नीच के शनि पर सूर्य का दृष्टि संबंध बन जाना, राहु का दृष्टि संबंध बन जाना, ये कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में प्रबल परेशानी की ओर सूचना तो दे रहा है।
पर इसका यह मतलब नहीं है कि मैं विवाह के लिए ना कह दूंगा। आप अपने एक बार नौमांस को भी देख लीजिएगा कि नौमांस की स्थिति कैसी है। अगर नौमांस की स्थिति में इतना सब कुछ जैसे बुरा नहीं है, वहां भी सप्तम भाव पीड़ित है, तब तो अब भाई मना तो मेरा तब भी अधिकार नहीं बनता कि मैं आपको मना कर दूं। लेकिन हाँ, दाम्पत्य जीवन तब बहुत ज्यादा परेशानी का विषय है। आपने जितना बताया है इससे भी दाम्पत्य परेशानी का विषय है, पर विवाह ना करने जितना नहीं। अब अगर नौमांस में भी आपका सप्तम भाव इतना ही पीड़ित दिखाई पड़ता है, तब तो फिर विचार करना पड़ जाएगा। क्योंकि एक बात गौर करिए, तुला लग्न की कुंडली में शनिदेव सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं। शुक्र जो लग्नगत हैं वो स्वगृही हैं, वो दाम्पत्य के कारक हैं। शनि की दृष्टि पड़ने भर से भी दाम्पत्य खराब एकदम नहीं कहा जाएगा। मतभेद तो फाइनल है, क्योंकि नीच के शनि बैठे हैं और सूर्य नीच के होकर के दृष्टि डाल रहे हैं, तो दाम्पत्य जीवन में मतभेद की स्थिति तो हमेशा रहेगी, ये तो फाइनल हो गया है। लेकिन इसके बावजूद विवाह किया जा सकता है अगर नौमांस की स्थिति ठीक हो तो, कुंडली मिलाकर। नीरज गुप्ता ने पूछा है, मेष लग्न की कुंडली में चंद्रमा तीसरे भाव में केतु के साथ है और किसी भी ग्रह की दृष्टि चंद्रमा पर नहीं है और चंद्रमा के आगे पीछे भी कोई ग्रह नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? मेष लग्न की कुंडली में चंद्रमा तीसरे भाव में बैठे हैं केतु के साथ और किसी भी ग्रह की दृष्टि चंद्रमा पर नहीं है। देखिए होगा क्या, मेष लग्न की कुंडली में चंद्रमा कहाँ के स्वामी होते हैं? सुखेश होते हैं। सुखेश जाकर के बैठे हुए हैं कुंडली के तीसरे भाव में। अब आपने कहा किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, दृष्टि तो वही राहु की है ही, तो वो चंद्र ग्रहण की स्थिति है जो मानसिक अशांति और परेशानी और साथ ही साथ एक केमद्रुम योग भी है। तो आप सबसे पहले तो शिव जी की आराधना करिए। होगा इससे है कि मानसिक रूप से बहुत ज्यादा अशांत होना पड़ेगा। ये ग्रहण की स्थिति, केमद्रुम की स्थिति तृतीय में होने के चलते जातक के जीवन में आलस्य की स्थिति उत्पन्न होगी, मन किसी काम में नहीं लगेगा या लंबे समय तक कोई कार्य नहीं कर पाएंगे, उसमें बाधा उत्पन्न होगा, तो ये दिक्कत होगा। भोलेनाथ की आराधना करिए, शिव मंदिर में जाइए, शिव जी का दर्शन करिए, शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करिए। विशेष करके सावन का महीना चल रहा है, भोलेनाथ की विशेष आराधना करिए, फायदा होगा। पुष्कर रावी, इन्होंने पूछा है, मिथुन लग्न की कुंडली में शनि नवम में है 6 अंश 13 कला के साथ और बुध 26 अंश 19 कला के साथ, सूर्य 8 अंश 10 कला के साथ और अष्टम में एवं मंगल 6 अंश 19 कला तृतीय में विराजमान है। सुस्ती और आलस हद से ज्यादा है, क्या करना चाहिए? मिथुन लग्न की कुंडली में शनि नवम में, ठीक, बुध सूर्य के साथ अष्टम में एवं मंगल तृतीय में विराजमान है। मिथुन लग्न में शनि चले गए हैं आपकी कुंडली के नवम में, तो नवम में शनि का होना तो ठीक है। सूर्य बुध आप कह रहे हैं कि अष्टम में है, तो लग्नपति जाकर के कुंडली के अष्टम में बैठ गए हैं और मंगल का आप कह रहे हैं कि तृतीय में विराजमान है। देखिए मंगल तीसरे में विराजमान है, फिर सुस्ती किस बात को लेकर के हो रही है? क्योंकि मंगल अपने आप में तीसरे में बैठ करके और ऊपर से शनि की दृष्टि पड़ रही है मंगल पर, तो मंगल शनि का दृष्टि संबंध तो ये विस्फोटक योग होता है, जातक के अंदर जबरदस्त ऊर्जा का संचार होना चाहिए। अब ये अलग है कि लग्नेश जाकर के कुंडली के अष्टम में बैठे हैं, अब योग है, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कराने वाला है, हो सकता है इसके चलते थोड़ी परेशानी हो, लेकिन ऐसी परेशानी नहीं हो सकती है कि आप एकदम से आलसी हो जाएं, तो कुछ और भी कारण होगा। अब ये समझना होगा आपकी चंद्रमा की स्थिति, आपने जैसा कि बताया है कि चंद्रमा, अच्छा चंद्रमा का आपने इसमें जिक्र नहीं किया है। चंद्रमा की स्थिति को देखिए, चंद्रमा मन है, आलस्य की स्थिति क्यों आपके अंदर उत्पन्न हो रही है? सूर्य अष्टम में होने से कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, मंगल पर शनि की दृष्टि है, मंगल तीसरे में है, आपकी कुंडली में ऐसा कोई बहुत ज्यादा सुस्ती के योग तो बन नहीं रहे हैं। तो जरूर आपके चंद्रमा को एक बार समझना होगा कि मन किस कारण से किसी काम में नहीं, सुस्ती का मतलब क्या? किसी काम में मन न लगना, तभी तो आप सुस्त हैं। नहीं तो काम में मन लगेगा तो काम करने का मन करेगा, फिर इंसान काम जा करके करेगा, तो काम में कहीं ना कहीं मन नहीं लग रहा है। तो सुस्ती को बाहर निकालने के लिए काम में मन लगाना, उसके चंद्रमा को देखना होगा। अंजनी तिवारी, इन्होंने पूछा है, वृषभ लग्न की कुंडली में अगर बुध लग्न में ही शुक्र और केतु के साथ युति बनाकर बैठे हों और वो अस्त हैं, तो क्या बुध का रत्न पन्ना धारण किया जा सकता है? वृषभ लग्न की कुंडली में अगर बुध लग्न में ही शुक्र और केतु के साथ युति बनाकर बैठे हैं, अस्त होने से तो कोई दिक्कत नहीं। अगर 12 अंश से ऊपर होकर के अस्त हुए हैं तो आप बड़े प्रेम से पन्ना पहनिए। उसे वृषभ लग्न की कुंडली के लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह शनि का रत्न होता है। पर आपने पन्ना पूछा है, मैं हामी भर देता हूं, बिल्कुल आप पन्ना पहन सकते हैं, पन्ना पहनने में कोई दिक्कत नहीं है, परंतु 12 अंश से ऊपर हो तभी उस पन्ना का विशेष आपको फायदा मिल पाएगा। सुमित शर्मा है, इन्होंने पूछा है, मिथुन लग्न में मंगल छठे भाव में 21 डिग्री का, मंगल पर शनि की तीसरी दृष्टि और राहु की 5वीं दृष्टि, क्या यह विपरीत राजयोग है और इस मंगल का क्या फल होगा? मिथुन लग्न में मंगल छठवें भाव में 21 डिग्री पर यानी स्वगृही हुए और ऐसे मंगल पर शनि की तीसरी और राहु की 5वीं दृष्टि, यानी कि आप कह रहे हैं कि शनि बैठे हैं चतुर्थ भाव में और राहु बैठे हैं द्वितीय भाव में। सर जी विपरीत राजयोग बनेगा कि नहीं है तो कुंडली देखने से समझ में आएगा, क्योंकि लग्नेश की स्थिति तय करेगी कि विपरीत राजयोग है या नहीं, क्योंकि मंगल स्वगृही है तो विपरीत राजयोग तो बना।
पर ये मंगल की स्थिति तय करेगी, लेकिन ये दुर्घटना और का योग तो जरूर है, ये फाइनल जान लीजिए। षष्ठ में मंगल शनि राहु से दृष्ट, ये प्रबल दुर्घटना का योग है, जीवन काल में ऑपरेशन की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये परेशानी कुछ दूसरी है। विपरीत राजयोग एक अलग विषय हो गया। अगर आपकी कुंडली में बुध की स्थिति बहुत अच्छी है, यानी बुध किसी अच्छे भाव में बैठे हैं, अंशबल से बेहद मजबूत हैं, षड्बल में उनके पास अच्छा बल मिल रहा है, तब तो 100% ये विपरीत राजयोग है। पर इसका ये मतलब बिल्कुल मत मान लीजिएगा कि शनि राहु का ये जो दृष्टि संबंध मंगल से बन रहा है, विस्फोटक योग समाप्त हो गया, दुर्घटना योग समाप्त हो गया। दुर्घटना योग के साथ विपरीत राजयोग है बुध के बली होने पर। अब विपरीत राजयोग है तो ठीक है, जीवन काल में संघर्ष और पुरुषार्थ जितना जातक अधिक से अधिक करे, इसी पुरुषार्थ के बदौलत उसको जीवन काल में हर सुख प्राप्त होता है। लेकिन वहीं शनि और राहु की जो दृष्टि पड़ रही है तो वो परेशानी भी जीवन काल में लाती रहेगी, दुर्घटना की स्थिति बनती रहेगी, जातक को कई तरह की परेशानियों में वो डालेगा। और अगला प्रश्न है शिवकांत रावत, इन्होंने पूछा है कन्या लग्न में मंगल, द्वितीय गुरु शुक्र सूर्य, तृतीय बुध, षष्ठ में राहु, सप्तम में चंद्रमा, अष्टम में शनि, द्वादश में केतु शुक्र की महादशा अंतर बुध, सब कुछ करने के बाद भी संघर्ष पीछा नहीं छोड़ रहा। अच्छा, कन्या लग्न में ही मंगल आपने कहा है, द्वितीय भाव में आप कह रहे हैं गुरु शुक्र सूर्य, और तृतीय में बुध बैठे हैं। तो कन्या लग्न की कुंडली में लग्नेश चले गए तृतीय यानी पुरुषार्थ के भाव में, और आप कह रहे हैं कि लग्न में मंगल जाकर के बैठ गए हैं। तो मंगल का जाकर के कुंडली के लग्न में बैठना, ये तो सीधी सी बात है, बेहद परेशानी की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। ऊपर से आप लिख रहे हैं कि शनि कुंडली के अष्टम में, राहु सप्तम में, चंद्रमा अष्टम में, शनि द्वादश में। नहीं, चलिए अच्छी बात है, आपने कहा है कि शनि द्वादश में है, ये अच्छी बात है। केतु ना, आपने राहु सप्तम में, चंद्रमा अष्टम में, चंद्रमा को भी आप शायद अष्टम में ही शनि को अष्टम में आप बता रहे हैं, द्वादश में केतु को बता रहे हैं, क्योंकि आपने आगे लिखा है कि शुक्र की दशा है। अब कई बार आप लोग कौमा विराम नहीं कुछ देते हैं तो सारी चीजें एक में मिल जाती हैं। फिर से मैं इस प्रश्न को पढ़ लेता हूं, ये कहना क्या चाह रहे हैं आप। कन्या लग्न में ही आप मंगल को बता रहे हैं, द्वितीय में गुरु शुक्र सूर्य को बता रहे हैं, अच्छी बात है ये। तीसरे में आप बता रहे हैं कि बुध, षष्ठ में राहु, और सप्तम में चंद्रमा, अष्टम में शनि, द्वादश में केतु। अब ये देखिए क्लियर हुआ। तो सर जी आप ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये तो संघर्ष पीछा छोड़ने की आप बात कह रहे हैं, ये असल में मुहर लगवाया हुआ है संघर्ष पर। अष्टम के शनि जीवन में संघर्ष से कभी मुक्ति नहीं पाने देते हैं। मैं हमेशा कहा करता हूं कि अष्टम का शनि आयु वृद्धि कर देता है, पर संघर्ष जीवन पर्यंत कभी पीछा नहीं छोड़ता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जाकर के लग्न में मंगल का बैठना, कन्या लग्न की कुंडली में मार्केश लग्नगत हो जाए तब तो जीवन में वैसे ही संघर्ष, कष्ट, परेशानी से पीछा नहीं छोड़ना। और तीसरा कि लग्नेश तृतीय भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, यानी जहां भी नजर आप डालिए तीनों ही जगह से चिल्ला करके एक ही आवाज आ रहा है, और वो है संघर्ष, संघर्ष और संघर्ष। तो इस मामले में तो सिर्फ एक ही तथ्य है मेरे पास कि स्वीकार कर लीजिए कि संघर्ष में ही जीवन चलेगा। रवि सिंह, इन्होंने पूछा है कि मकर लग्न, तीसरे भाव में शनि, चंद्र केतु नवम भाव में, मकर लग्न तीसरे भाव में शनि चंद्र केतु, नवम भाव में मंगल, 12वें भाव में बुध और शुक्र की युति, लग्न में सूर्य और गुरु, चर्म रोग से बहुत परेशान है, दवा से भी आराम नहीं, कृपया उपाय बताएं। मकर लग्न तीसरे भाव में आप कह रहे हैं शनि और चंद्र केतु साथ ही साथ वहीं पर बैठे हैं। तो चंद्रमा का शनि के साथ और केतु के साथ होना, राहु की दृष्टि होगी, तो सीधा सा मतलब हुआ कि चंद्रमा हुआ रक्त का स्वामी। कभी भी त्वचाजन्य रोग होगा तो उसमें त्वचा की भी रक्त की भी जिम्मेदारी होगी, त्वचाजन्य रोग में रक्त की भी जिम्मेदारी होगी। तो चंद्रमा रक्त के स्वामी हुए, तो वो तो आपने बताया कि पीड़ित हुए। अब बारी आती है कि नवम भाव में मंगल बैठे हैं, नवमगत मंगल पर शनि की दृष्टि, मंगल रक्त के कारक हैं, वो भी पीड़ित हुए। 12वें भाव में आप कह रहे हैं बुध और शुक्र की युति है, तो बुध 12वें भाव में शनि की दृष्टि से वो भी दृष्ट हुए, तो वो भी पीड़ित हुए। सर जी तो आपने जितने तीनों ही चीजों को, त्वचाजन्य जब रोग होगा तो त्वचा का कारक बुध होगा, बुध पीड़ित, त्वचाजन्य रोग में रक्त बड़ा कारण बनेगा, तो रक्त के स्वामी और रक्त के कारक दोनों शनि से दृष्ट हो रहे हैं। ये चर्म रोग की स्थिति लगातार बनी रहने की ही बात को दर्शा रहा है कुंडली में। त्वचाजन्य रोग कमोबेश रहेगा, फिर भी बुध के मंत्र का जप करिए, उससे कुछ हद तक आपको जरूर फायदा मिलेगा। लेकिन हाँ, ये मैं पहले तय कर देता हूं कि इस कुंडली में जो आपने लक्षण बताए हैं, ये सारे के सारे लक्षण त्वचाजन्य रोग के ही हैं और वो आपको बनते रहेंगे। मैं
त्वचाजन्य रोग के लिए एक सरल सा उपाय रहता है, आप रविवार मंगलवार के दिन स्नान करने के बाद वस्त्र पहन करके स्नान कर लीजिए, उसी वस्त्र से शरीर को पोंछ लीजिए और पानी किसी पात्र में निचोड़ करके उस जल को, जो निचोड़ा हुआ शरीर का जल है, वो बाहर फेंका करिए रविवार को विशेष करके, तो इससे जरूर फायदा मिलेगा। राम वल्लभ, इन्होंने पूछा है वृषभ लग्न और तीसरे भाव में 17 डिग्री के गुरु एवं केतु एवं 8वें भाव में 12 डिग्री के चंद्रमा 27 डिग्री शनि है, यह परिवर्तन क्या और कैसा फल देगा? वृषभ लग्न, तीसरे भाव में 17 डिग्री के गुरु एवं केतु एवं 8वें भाव में 12 डिग्री के चंद्रमा 27 डिग्री शनि। देखिए, गुरु और चंद्रमा का जो परिवर्तन आप बता रहे हैं, कुल मिलाकर के देखा जाए तो परिवर्तन ये कोई बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन तीसरे और 8वें का परिवर्तन है, ये आयु वृद्धि कारक है। ये इस मामले में बहुत अच्छा है कि ये आयु की वृद्धि करेगा। इसका और कोई फायदा मिले चाहे ना मिले, आयु वृद्धि अवश्य होगी, तो ये अच्छा इसलिए है। जितेश कुशवाहा ने पूछा है 10वें भाव में नीच राशि में शनि वक्री और दिग्बली, क्या फल होगा? दशा, अंतरदशा और 7.5 में उत्तर दें। 10वें भाव में नीच राशि में शनि वक्री और दिग्बली, दशम में शनि दिग्बली नहीं होते हैं, शनि कुंडली के सप्तम में दिग्बली होते हैं, दशम में सूर्य और मंगल दिग्बली होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, 10वें में नीच के शनि आप बता रहे हैं, यानी मेष राशि में शनि नीच के होते हैं, यानी कर्क लग्न की कुंडली है, तो कर्क लग्न की कुंडली में शनि का दशम भाव में नीच, परंतु आपने कहा वक्र अवस्था में, तो निसंदेह वक्र अवस्था में वो उच्च के समान फल देंगे, अच्छा है। परंतु इस लग्न के लिए देखा जाए तो शनि कोई कारक ग्रह तो है नहीं, अकारक ग्रह है। अब अलग बात है कि दशम में शनि कारक होते हैं, अच्छी बात, लेकिन अगर आप कर्क लग्न की कुंडली की चर्चा कर रहे हैं तो आप गिन करके देखिए तो कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, अष्टम भाव का स्वामी कौन बना? शनि बने। अष्टम पति जाकर के कुंडली के दशम में नीच होकर के अगर वक्र अवस्था में उच्च के समान फल देंगे, तब भी उनकी दशा अंतरदशा में कार्य क्षेत्र में संघर्ष और परेशानी की स्थिति बनेगी। अब केंद्रगत शनि के चलते लग्न पर प्रभाव जाएगा, भले उनकी दृष्टि नहीं पड़ रही, लेकिन वो केंद्र को प्रभावित करेंगे, लग्न को प्रभावित करेंगे, केंद्र को नहीं, केंद्र तो है ही, लग्न को प्रभावित करेंगे। लग्न को प्रभावित करेंगे तो जातक के जीवन काल में हर चीज वो डिले कराएंगे, देरी से होगा, संघर्ष की स्थिति को बढ़ाएंगे। तो शनि की दशा अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कैसी होगी, तो खराब तो नहीं कहूंगा बहुत, लेकिन हाँ संघर्ष पर्याप्त रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं आने वाली, क्योंकि वो मार्केस हैं और मार्केस जाकर के कुंडली के दशम में बैठा है, तो कार्यक्षेत्र में वो परेशानी उत्पन्न करता ही करता है। ज्योतिष का एक सूत्र है ना कि कुंडली में अष्टम भाव में या 6वें 8वें के स्वामी आकर के कुंडली के दशम में बैठ जाए, 10वें का स्वामी 12वें में चला जाए, 9वें भाव का स्वामी कमजोर, दिवालिया योग बन जाता है। तो दशम भाव में अगर अष्टम पति जाकर के बैठे तो कार्य क्षेत्र के लिए संघर्ष की स्थिति है। प्रवीण पांडे ने पूछा है सिंह लग्न की कुंडली में गुरु केतु 12वें भाव में और शनि राहु 6वें भाव में, शनि का फल बताइए। सिंह लग्न की कुंडली में गुरु केतु यानी गुरु उच्च के होकर के 12वें भाव में बैठे हैं, तो निसंदेह ये मोक्ष योग है। और ऊपर से आपने कहा कि शनि राहु 6वें भाव में बैठे हैं। अब देखिए कमाल की बात है, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका, और आपकी कुंडली में अगर ये है तो बड़ा ही अच्छा है। देखिए समझिए इस चीज को, निसंदेह शनि राहु की युति को ज्योतिष शास्त्र में श्रापित योग कहा गया है। जन्म कुंडली का जो 6वां भाव है वो हमारे जीवन के संघर्ष का भाव है। संघर्ष हमारे खुद के प्रारब्ध के कारण ही हमें प्राप्त होते हैं। यानी अगर आप गौर करें तो बड़ा कमाल की कुंडली में आपके योग बना हुआ है। अगर एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयत्न करें तो शनि राहु युति के चलते आपको श्राप भोगना है। श्राप भोगने का मतलब संघर्ष, जीवन काल में परेशानी, नाना प्रकार की परेशानी। 6ठ भाव में शनि राहु की युति दीर्घकालिक, जो कि समाप्त न हो ऐसे दीर्घकालिक रोग देने को है, जिसमें कैंसर तक की चर्चा हो सकती है। अब गौर करिए कि किसी भी भयानक रोग के होने का एक मतलब यह है कि जातक अपने प्रारब्ध के कर्मों को काटेगा। तो इसका मतलब है आपकी कुंडली में जो 12वें भाव में गुरु केतु उच्च राशि में बैठे हुए हैं, वो निसंदेह मोक्ष की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, और यह अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। गौरी शंकर जी ने पूछा है मंगल दोष मुख्यतया अष्टम में मंगल जातिका के हो तो कुंभ विवाह करना चाहिए, अगर जातक पुरुष की कुंडली में हो तो कौन सा उपाय करना चाहिए जैसे अवैधव्य योग रद्द हो जाए? कुछ नहीं, सबसे पहले तो कुंडली मिला लेनी चाहिए। कुंडली मिला लीजिए, दोनों की कुंडली में मंगल की स्थिति ऐसी है तो विवाह करिए बड़े प्रेम से, किसी तरह के उपाय की आवश्यकता नहीं है। पर फिर भी अगर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बन पा रही है तो लड़की के लिए कुंभ विवाह और लड़के के लिए अर्क, भगवान सूर्य की पुत्री हैं अर्का, उन्हीं से विवाह करा दिया जाता है। वो अमर है तो उनसे ही विवाह करा दिया जाता है, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत दाम्पत्य जीवन है तो अर्क विवाह कराया जाता है। गोविंद शिंदे जी ने पूछा है शुक्र 12वें भाव में कन्या राशि में और लाभ भाव में गुरु हैं
और लाभ भाव, शुक्र 12वें भाव में कन्या राशि में और लाभ भाव में गुरु हैं, लग्न में सूर्य मंगल कमजोर हैं, लग्न में सूर्य मंगल कमजोर हैं, तीसरे भाव में चंद्र कमजोर और राहु है, भाग्य साथ नहीं दे रहा, अभी शादी नहीं हुई है। शुक्र 12वें भाव में कन्या राशि में और लाभ भाव में गुरु और लग्न में सूर्य मंगल कमजोर हैं, तीसरे भाव में चंद्र कमजोर और राहु है, भाग्य साथ नहीं दे रहा। अभिशाप देखिए ये सब ठीक है, अगर आप सिंधे हैं तो निसंदेह महाराष्ट्रियन हैं और संभव है कि आपको हिंदी लिखने में दिक्कत हुई होगी। ठीक है, मैं प्रयास करता हूं, अगर यही प्रश्न है जैसा मैं समझ रहा हूं तो समझा देता हूं। शुक्र 12वें भाव में कन्या राशि में हुए और लाभ भाव में गुरु लग्न में, तो कन्या राशि में शुक्र 12वें भाव में यदि हुए तो तुला लग्न की कुंडली की बात आप कर रहे हैं। अब लग्नेश के बारे में आप कह रहे हैं कि वो नीच राशि में जाकर के कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं। लाभ भाव में गुरु का होना यानी कन्या लग्न की कुंडली में अगर देखा जाए तो सिंह कन्या तुला, सिंह लग्न लाभ भाव में हुआ तो लाभ भाव में गुरु ठीक है, सिंह राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि सूर्य मंगल कमजोर होकर के लग्न में बैठे हैं और तीसरे भाव में चंद्रमा कमजोर और राहु है साथ में, तो सीधी सी बात है कि चंद्र राहु की युति से यहाँ ग्रहण की स्थिति है, भाग्य साथ नहीं दे रहा, अभी शादी भी नहीं हुई है। अब तुला लग्न की कुंडली के लिए अगर देखा जाए तो भाग्यपति जाकर के आपने उनका जिक्र नहीं किया है, बुध का जिक्र नहीं किया है कि बुध की स्थिति कैसी है। देखिए लग्न में अगर सूर्य मंगल बैठे हैं तो लग्न का सूर्य तो नीच राशि में हुआ है। अब सूर्य लग्नगत नीच राशि में बैठा हुआ होने के कारण ये निस्संदेह कुछ गंभीर परेशानी की ओर इशारा कर रहा है। अगर ये प्रश्न ठीक ठीक से समझा जाए तो आपने जो गुरु की भी चर्चा की है तो गुरु सिंह राशि में बैठे हैं, सूर्य है नीच राशि में। अगर गुरु अकेले लाभ भाव में है तो तुला लग्न की कुंडली के लिए गुरु अकेले भाग्य लाभ भाव में भाव नाश कर देंगे। फलतः ये जातक को जीवन पर्यंत धन के लिए पूरी तरह से संघर्ष करने की स्थिति की बात कर रहे हैं आप। ऊपर से लग्नेश नीच राशि में जाकर के बैठे हैं और लग्न में सूर्य मंगल की युति, सूर्य नीच राशि में बैठकर के मंगल के साथ आवेश, क्रोध, आत्मविश्वास की कमी, धैर्य की कमी, तो जीवन को तो भयानक संघर्ष की बात करें। सर अगर ये प्रश्न आपका बिल्कुल सही है तो ये तो कुंडली में अच्छे से समझने का विषय है। मैं सिर्फ इतना ही इस मामले में भी फिलहाल कह देता हूं, देवी की आराधना करिए, देवी की अधिक से अधिक आराधना करिए, इससे जीवन में लाभ होगा। और सूर्य की भी आराधना करिए, इससे जरूर फायदा होगा। बाकी ये कुंडली में समझने का विषय है। रवि हंस ने पूछा है, लाभ भाव का स्वामी बुध अगर तीसरे भाव में तुला राशि में सूर्य के साथ 13 डिग्री पर हो और सूर्य 27 डिग्री पर हो तो क्या पन्ना पहनकर बुध को यानी लाभ भाव को बलि कर सकते हैं? लाभ भाव का स्वामी बुध अगर तीसरे भाव में तुला राशि में हो यानी कि सिंह लग्न की कुंडली है तो सिंह लग्न की कुंडली में बुध लाभेश और धनेश दोनों बनते हैं। और आप कह रहे हैं कि वो जाकर के सूर्य के साथ 13 डिग्री पर बैठे हुए हैं तुला राशि में। तुला लग्न बुध अगर तीसरे भाव में तुला राशि में सूर्य के साथ, तो सिंह कन्या तुला, तो सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य का नीच राशि में होना राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा माना गया है। ठीक है, बिल्कुल आप पन्ना पहन सकते हैं, ये वाणी को भी बल देगा। बिल्कुल आप पन्ना पहन सकते हैं, पन्ना अच्छी क्वालिटी का पहन करके निसंदेह आप अपने बुध को बलि कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज इतनी ही जिज्ञासाओं को लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं जिन दर्शकों की जिज्ञासा आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुई है उनकी जिज्ञासा शांत हुई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और अपने प्रश्न आप कमेंट में भेजते रहिए। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।